नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में रिहाइश पजीर दर्जनों पश्तून पनाह गुज़ीरों के कत्लेआम के अलावा सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन अहम खबरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज की बमबारी में दर्जनों पश्तूनों की मौत पर मचा हाहाकार। सिंध में आतिश ज़दगी के शिकार सैकड़ों गरीब खानदान बेयारो मददगार। और नाजिम जोखियों के कातिलों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट से गुहार। सबसे पहले रुख करते हैं अफगानिस्तान के सरहदी इलाके खोस्त का, जहां पाकिस्तानी फौज ने अपने ही पश्तून पनाह गुज़ीरों पर शदीद बमबारी करके बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर्बर बमबारी के नतीजे में 40 से ज्यादा पश्तून पनाह गुज़ीर हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। पाकिस्तानी फौज की जानिब से पश्तून खवातीन और बच्चों के बहिमाना कत्लेआम के खिलाफ जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए गए। चारपाइयों पर पड़ी मासूम पश्तून बच्चों की लाशों के ये इंसानियत सोज मनाजिर पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत की दास्तां बयां कर रहे हैं। इन हौलनाक मनाजिर को देखकर शायद ही कोई ऐसा संगदिल इंसान होगा जिसकी आंखें नम नहीं हुई होंगी। ये लाशें अफगानिस्तान के खोस्त इलाके में कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर करने वाले पाकिस्तान के पश्तून पनाह गुज़ीर खानदानों की हैं, जिन पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से शदीद बमबारी की गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जंगी तैयारियों से की गई बमबारी के नतीजे में तकरीबन 4 दर्जन पश्तून पनाह गुज़ीर जाम हक और मुतादिद जख्मी हो गए। अगर कोई ये समझता है कि अफवाह अफवाज के ऊपर पख्तूनख्वा वतन में किसी हवाले से भी ये लोग एतमाद करेंगे, ये तो उनकी ये सबसे बड़ी खामख्याली है। कोई एतमाद नहीं करने वाला आज के बाद आपके ऊपर। आप अगर बच्चों के कत्ल को आप कत्ल ही ना समझें, उनके खून को खून ही ना समझें और आप ये समझे कि ये लोग आपके ऊपर एतमाद करेंगे। पाकिस्तानी फौज की जानिब से खोस्त में पश्तून पनाह गुज़ीरों पर बमबारी की खबर फैलते ही कबायली इलाकों समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला तेज हो गया। इन एहतजाजी मुजाहिरों में पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडरों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी की जानिब से कबायली इलाकों में आलमी दहशतगर्द तंजीमों की पुशपनाही के रियासती दस्तूर के खिलाफ आवाज उठाने पर बेगुनाह पश्तूनों को जुल्म और ज्यादतियों का शिकार बनाए जाने की हिकमत अमली की पुरजोर मजम्मत की। यहाँ पर दहशतगर्दी आपने डॉलर कमाने का जरिया बनाया हुआ था। आपको यह तस्लीम करना पड़ेगा कि यहाँ पर तमाम तो बर्बादी सिर्फ एक मखसूस इलाके तक महदूद करके, एक मखसूस इलाके को मिलिटराइजेशन का शिकार करके यहाँ पे डॉलर कमाए गए हैं, यहाँ पे लोगों की बलियां चढ़ाई गई हैं और किसके बड़े मफादात के लिए यहाँ पे मुल्कों के कहा जाता है कि भाई ये मुल्क के वसी तर मफाद में किया गया है। वसी तर मफाद में मुल्कों के नहीं किया गया, इन जर्नेलों के वसी तर मफाद पूरे किए गए हैं आज तक। पाकिस्तानी फौज और बदनाम में जहां खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से मकामी पश्तूनों की मुखालफत के बावजूद दहशतगर्दों के तरबियती कैंप चलाए जाते रहे और फिर अमेरिका समेत आलमी बिरादरी से माली मुर्रात हासिल करने के लिए कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ज़र्ब अज़्म और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस का दिखावा किया गया, लेकिन इन नामनिहाद फौजी ऑपरेशंस में दहशतगर्दों की बजाय कबायली पश्तूनों की रिहायशी बस्तियों पर बमबारी की गई। यही वजह रही कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मुकीम लाखों पश्तून अफगानिस्तान के सरहदी इलाके खोस्त में हिजरत कर गए और वो अभी तक
افغانستان میں ریفیوجی کیمپوں میں ہی قسم پرسی کی حالت میں گزر بسر کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی ریاست نے گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان میں پناہ گزین بنے اپنے پشتون خاندانوں کو بلا کر ان کی آبائی علاقوں میں بازیابی کی کوششیں تو نہیں کی، البتہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کے جھوٹے الزام لگا کر اپنی پشتون قوم کی نسل کشی کی گھنونی سازشیں تیز کر دی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی کھوس میں پشتون پناہ گزین پر فوجی بمباری کا سنگین مسئلہ اٹھایا گیا۔ خوست میں جو ہمارے لوگ بہت سالوں سے وہاں پناہ گزین ہے، آئی ڈی پیز ہے، آج تک اس کے لیے ہمارے ملک نے کوئی پالیسی نہ بنائی، اور وہاں خوست میں وہ مقیم ہے بیچارے، ان پر بمباری ہوئی ہے، 40 سے زیادہ ہمارے بچے اور ہمارے بہنوں اور ماں کو شہید کر دیا گیا۔ خدا کی قسم مجھے جواب میرے ساتھ نہیں ہے۔ چند دنوں سے شمالی وزیرستان کی طرف سے مجھے واٹس ایپ آ رہے ہیں، مجھ سے جواب طلب کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ جواب دیں، مولانا فضل الرحمان جواب دیں۔ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے فاٹا یعنی فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائل ایریا کا خیبر پختونخوا صوبے میں الحاق کرنے کے لیے فاٹا ریفارم بل منظور کرنے کا دکھاوا کیا، اور فاٹا اصلاحات ایکٹ کے تحت پاکستان کی قبائلی پشتونوں کو قومی دھارے میں لا کر تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے خصوصی مالی پیکیج دینے کے اعلانات بھی کیے، لیکن زمینی حقائق حکومتی دعووں کے بالکل برعکس رہے۔ بہرحال پاکستان میں عمران خان کی حکومت کی برطرفی کے بعد اپوزیشن لیڈر سے نئے وزیر اعظم بنے شہباز شریف نے بھی نارتھ وزیرستان کا ہنگامی دورہ کیا، اور حسب دستور اس موقع پر قبائلی پشتونوں کو درپیش مشکلات اور ان کے مطالبات پورا کرنے کی یقین دہانیاں کرائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اقتدار اور سیاست پر حاوی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ظلم و زیادتیوں سے پشتونوں کو نجات دلانے میں کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب بات پاکستان کے سندھ صوبے کے دادو ضلع میں پیش آئے آتش زدگی کے ہولناک سانحے کی۔ اس سانحے میں دادو ضلع کی میہر تحصیل کے 2 دیہاتوں میں سینکڑوں سندھی خاندانوں کے گھر بار جل کر راکھ ہو گئے۔ اس کے علاوہ 8 بچے اور 1 خاتون سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ستم ظریفی یہ رہی کہ آتش زدگی کے شعلوں میں دونوں دیہاتوں میں 2 روز تک جان و مال کی تباہی ہوتی رہی، لیکن حکومت اور انتظامیہ متاثرہ غریب خاندانوں کی مدد کرنے سے پوری طرح بے حس رہی۔ خوفناک آتش زدگی میں جان و مال کی تباہی کے یہ ہولناک مناظر ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کے دادو ضلع کی میہر تحصیل کے گاؤں فیض چانڈیو گوٹ کے۔ ریگستانی علاقے میں تیز آندھی اور طوفان میں دیر رات اچانک لگی آگ کے شعلے صرف فیض چانڈیو گوٹ تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ نزدیکی دیگر رہائشی بستی تک پھیل گئے۔ نتیجتاً دھو دھو کر جلتے آگ کے شعلوں میں زندہ چلتے بچوں اور مال مویشیوں کی چیخو پکار سن کر آس پاس کے دیہاتوں کے لوگوں کا سیلاب امڑ پڑا، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوششیں کرتے رہے۔ آتش زدگی کے سبب کئی گھنٹے تک ہاہاکار مچتا رہا، تاہم مقامی انتظامیہ اور فائر بریگیڈ کا عملہ نہیں پہنچا۔ یہ آگ بڑا طوفان آیا اور مٹی کا طوفان تھا، اس طوفان کی وجہ سے یہ دیہات کا گاؤں ہے، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے بہت زیادہ، تو اکثر تو کچھ جاگ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو ایک گھر کو آگ لگی ہوئی تھی، تو آگ نے پورے گاؤں کو ایسے لپیٹ میں لے لیا جو اس میں کوئی بھی ایک گھر نہیں بچا۔ آتش زدگی کے اس المناک واقعے میں 8 بچے، ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکریہ، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔
گھر ایک موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹراٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ اور ایک خاتون سمیت 9 انسانی جانیں تلف ہو گئیں اور سینکڑوں مال مویشی جل کر دم توڑ گئے۔ لہذا سندھ صوبے کے 2 دیہاتوں میں آتش زدگی کے واقعے کے نتیجے میں جان و مال کی بھاری تباہی و بربادی سے متاثرہ خاندان ایک طرف اپنے پیاروں کو کھونے کے غم میں ماتم اور رنج و غم میں ڈوبے رہے، دوسری طرف گھر بار کی بربادی پر گرمی کے موسم میں بھوکے پیاسے بلکتے رہے، لیکن حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ سینکڑوں غریب خاندانوں کی داد رسی کے لیے دوسرے روز بھی کوئی نہیں پہنچا۔ پینے کے پانی کے لیے کچھ بھی بندوبست نہیں کیا۔ ہمارے پاس جو تھی ڈال تھی وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی، جس پر ہم بھر کے لاتے تھے گدے گاڑی پہ وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ ابھی مختار کار خود بیٹھا ہوا ہے روڈ پہ، وہ افطاری بھی وہاں پر ٹھنڈے پانی سے کر رہا ہے، لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ ہمیں گرم پانی کم سے کم تو دے نا۔ 7 کلومیٹر کے دائرے پر نلکا وہاں پر لگوایا تھا، وہاں سے بھر کے لاتے ہیں۔ یہ کوئی سندھ کے اندر پہلا واقعہ نہیں ہے، پچھلے 13.5 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ نہ ہی 13.5 سالوں میں آپ کوئی فائر بریگیڈ کا نظام دے سکیں، نہ ہی کوئی ایمبولینس کی سروس ہے اور نہ ہی کوئی ہیلپ لائن موجود ہے۔ مطلب 13.5 سالوں میں آپ ایک ایمبولینس کی سروس تک نہیں دے سکے ہیں صوبے کو۔ اگر آپ فلاحی اداروں کو مائنس کر دیں صوبے میں سے تو کوئی میت جنازے اٹھانے کے لیے بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی لوگوں کو اسپتال تک لے کے جانے کے لیے ہو۔ خدارا سندھ کی عوام پہ رحم کریں اور سندھ کے لوگوں کو بھی اب چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، ورنہ 13.5 سال کیا 1350 سال تک آپ اسی حالات کے اندر جو ہیں وہ زندگی گزارتے رہیں گے۔ کوئی بھی گورننس صوبے کے اندر موجود نہیں ہے۔ پاکستان کے سندھ صوبے کے دادو ضلع میں آتش زدگی کے سانحے سے بری طرح متاثرہ غریب خاندانوں کے بچوں کی کھلے آسمان کے سائے تلے بھوکے پیاسے تڑپنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی چلی گئیں۔ لہذا سول سوسائٹی خصوصاً سماجی اور انسانی حقوق کارکنوں نے سوشل میڈیا پر متاثرین کی امداد کے لیے چندہ مہم چلانے کے اعلانات تک کیے۔ آخر کار شدید فضیحت ہونے پر حسب دستور سندھ صوبائی حکومت اور انتظامیہ حرکت میں آئی اور متاثرہ خاندانوں کی بھرپور امداد کے روایتی وعدے کیے گئے۔ کچھ لوگ کھانا پکا رہے تھے اور وہ فائر انہوں نے بجھائی نہیں تھی، مین وائل یہاں پہ آندھی آ گئی تھی تو اس وجہ سے آگ فوری پھیل گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا۔ اس روز 5 سے 6 مقامات پہ آگ ہمیں رپورٹ ہوئی تھی۔ گرم سیزن ہے، ڈرائی سیزن ہے، تو اس میں آگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ میہر کی جو فائر ٹینڈرز ہیں وہ خراب ہیں؟ جی، وہ آف روڈ ہے جو کہ ہم نے ریپیئر کے لیے بھیجی ہوئی ہیں۔ مشینری ہے، کبھی آف روڈ ہو جاتی ہے۔ ہم نے ریلیف ایکٹیویٹیز کل صبح اسٹارٹ کر دی تھی۔ ٹینٹس ہیں، جیری کین ہے، بیڈنگ ہے، چارپائی ہے، پیلوز ہیں۔ کمپنسیشن کیسز ہم موو کریں گے اور جلد ان کو جو ایز پر پالیسی کمپنسیشن ملنی چاہیے وہ ان کو دے دیں گے۔ یہ ایک ڈیزاسٹر تھا، فورنزک کی ضرورت نہیں ہے ابھی۔ جو قریب ترین میونسپیلٹی تھی اس کی فائر بریگیڈ خراب تھی، اس وجہ سے باقی جگہ سے موبلائز کی اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ رسپانس بہت سلو تھا۔ اگلی صبح ہم نے لوکلی تو ڈپٹی کمشنر نے اور وہ سب کوک فوڈ اور وہ پہنچایا، پی ڈی ایم اے کی طرف سے پوری ریلیف اسی دن پہنچ گئی تھی، اگلے دن مطلب پہنچ گئی تھی۔ میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا تھا اور انہوں نے ہوم سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے، جس کی بھی نیگلیجنس ہوگی اس کو ہم سزا دیں گے۔ گاؤں والوں کے لیے گھر بنا کے دیں گے، سارے جن کے گھر جلے ہیں، جو ان کو نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں حکمران طبقے کی جانب سے انسانی جان و مال کی تباہی کے ہر سانحے کے بعد تحقیقات اور متاثرین کی بھرپور مدد کے رسمی وعدے تو کیے جاتے ہیں، لیکن زمینی حقیقت حکومتی دعووں کے بالکل برعکس رہی ہے۔ مثال کے طور پر سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے مہران ٹاؤن علاقے میں چند مہینے پہلے ایک غیر قانونی کیمیکل فیکٹری میں بھی آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ فیکٹری مالکان کی غفلت کی وجہ سے پیش آئے آتش زدگی کے اس انسانیت سوز واقعے میں فیکٹری میں کام کرنے والے 2 درجن سے زیادہ غریب ملازمین زندہ چل گئے تھے، تاہم فیکٹری مالکان کی جانب سے ملازمین کے رشتہ داروں کو فیکٹری میں داخل ہونے تک نہیں دیا گیا۔
उस वक्त भी सिंध सूबाई हुकूमत की जानिब से हस्बे दस्तूर सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक कराची में फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उन मुलाजिमीन के मुतासिरा खानदानों को कोई मुआवजा ही मिला। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है समाजी कारकुन नाजिम जोखियों के कातिलों की रिहाई के खिलाफ एहतजाज। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बैरूनी मुल्कों से मिले कीमती तोहफे सरकारी खजाने तोसाखाना में जमा न करवाकर बाजारों में फरोख्त किए जाने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान सख्त तनकीद की। तोसाखाना तोहफों के मामले की समाअत के दौरान कोर्ट के जजों ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को बैरूनी मुल्कों से मिलने वाले तोहफे रियासत की अमानत होते हैं, इसलिए तमाम तोहफे कौमी खजाने में जमा करवाना लाजमी होता है। साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है उन्होंने ये तोहफे तोसाखाना से खरीद कर फरोख्त किए। इस पर सियासी हलकों में तंज कसा जा रहा है कि खुद की हुकूमत में सस्ते दावों पर तोहफे खरीदकर महंगे दावों पर फरोख्त करना जुर्म है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान के चारों सूबों के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत बड़े शहरों में बिजली की सबसे ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लोगों ने कहा कि माह रमजान में बिजली की कई घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब कारोबार और रोजगार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में बिजली फराहम करने वाले सरकारी महकमों और निजी कंपनियों की इंतजामिया ने बताया कि गर्मियों की वजह से खपत लगातार बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाली नेशनल ग्रिड पानी व फर्निश ऑयल की वजह से बंद पड़ी है। पाकिस्तान की नए वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने पेमरा और उसकी डिजिटल मीडिया विंग को खत्म करने का ऐलान किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम औरंगजेब ने बताया कि वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान में मीडिया और आज़ादी सहाफत पर कोई कदर लगाना नहीं चाहती, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को सोशल मीडिया पर कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने से गुरेज करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के इस फैसले को खुशाइन बताते हुए इजहार राय की आज़ादी सलब करने वाले फेका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को भी खत्म करने की मांग की। पाकिस्तान में गंदम की खेती पककर तैयार हो चुकी है। सारा साल खेतों में खून पसीना एक करने वाले काश्तकार अब कटाई के लिए बेताब हैं, लेकिन बाजारों में ज़रई मशीनों की कीमतों को पर लगने से वो बेहद परेशान हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत पाकिस्तान में थ्रेशर की कीमत में 2 लाख रुपए तक इजाफा हो चुका है। ज़रई आलात बनाने वाले सन्नतकारों के अपने मसाइल हैं। वो कहते हैं खाम माल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से उन्हें मशीनें बनाने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुश्किलात में पाकिस्तानी काश्तकारों ने शहबाज शरीफ की नई हुकूमत से गंदम की कटाई में काम आने वाली मशीनों की कीमतों में कमी करने के लिए हंगामी इक़दामात करने की अपील की। अब रुख करते हैं सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं सिविल सोसाइटी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे का। कराची में समाजी और इंसानी हुकूक अहलकारों की जानिब से ये एहतजाजी मुजाहरे समाजी कारकुन नाजिम जोखियों के कातिल बालादस्त जागीरदारों को बरी किए जाने के खिलाफ किए गए, क्योंकि नाजिम जोखियों की बेवा को धमकियां देकर कातिलों को माफी देने पर मजबूर किया गया। मैं जिस वक्त से गुजर रही हूँ वो अल्लाह ना करे किसी भी मुसलमान भाई पे बहन पे ये वक्त आए। मैं चाहती हूँ कि मैं साफ वाज़ेह आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से कोई शक शुबा हो ना। मैं ईमानदार एक वफादार लड़की हूँ। मैं लड़ना चाहती थी केस, मगर केस के हवाले से ये मसला है कि मैं आगे इसलिए नहीं लड़ पा रही हूँ कि मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरे जो अपने हैं, मेरे जिस वक्त से मैं गुजर रही हूँ, मुझे सबने अकेला कर दिया है। मैं इसी मजबूरी में केस से हट रही हूँ। मेरी कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे कोई ऑफर मिली है डील की। मैं ईमानदार हूँ और आप लोग देखिएगा इंशाअल्लाह ताला मेरा कोई इसमें पैसों का अगर करना है माफ तो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैंने छोड़ दिया है और अल्लाह बेहतर फैसला इंशाअल्लाह ताला करेगा। ये दर्द कर्ब और दिलदोज पैगाम है उस सिंधी कारकुन नाजिम जोखियों की बेवा का,
जिसे पाकिस्तानी सियासत पर हावी बालादस्त जागीरदारों, खुसूसन पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सिंध सूबाई असेंबली के बासर अराकीन ने गैर इंसानी अजियतें देकर कत्ल कर दिया था। पाकिस्तानी हुक्मरानों और अदालतों से गुज़िश्ता कई महीनों से इंसाफ की भीख मांग रही नाजिम जोखियों की बेवा के बच्चों को मारने की धमकियां देकर कातिलों को माफी देने पर मजबूर कर दिया गया। यही वजह रही कि मकतूल नाजिम जोखियों के खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं कराची में सिंध हाई कोर्ट के सामने एहतजाजी मुजाहिरे के ये मनाजिर। सिंध हाई कोर्ट के बाहर सरापा एहतजाज समाजी व इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनों ने नाजिम जोखियों के कातिल जागीरदारों को इबरतनाक सजा देने की गुहार लगाई। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, मैं और नहीं लड़ सकती, ये जुमले क्या बता रहे हैं कि उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने देखा यार कि जिसको मैं मुल्जिम ठहरा रही हूँ और जिस रियासत में मैं भरोसा कर रही हूँ कि वो इंसाफ करेगा, उसके वकील तो इनको अजर के पहना रहे हैं। जिस मुशीर कानून ने कानून पे अमल दरामद करवानी है, वो तो इनको गाड़ी में बिठा के बेल दिलवाने के लिए अदालत लेके आ रहे हैं। जिस हुकूमत ने इनको ताकुब करना था और अरेस्ट करना था, वो प्रतफाक इस्तफाज एयरपोर्ट पे कर रहे हैं। और जहां जमहूरियत के लोग गुन गा रहे हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें कर रहे हैं, वहां ये 2 वोटों की अक्सरियत पे 1 वोट इसका है। तो जाम करीम तो बहुत अहम है। मैं शीरीन कौन हूं? मैं तो आम आवाम हूं, मैं तो गुम जाऊंगी, मेरा तो चेहरा भी लोगों को याद नहीं रहेगा। इस आवाम को 6 महीने बाद ये याद नहीं रहेगा कि वो जस्टिस के आगे किस झोंकियों का नाम लिख रहे थे, क्योंकि इस रफ्तार से इस मुल्क के अंदर जो है ना वो केसेस होते हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची के मलीर इलाके में समाजी कारकुन नाजिम जोखियों को नवंबर 2021 में सिंध सूबाई असेंबली के मेंबर बालादस्त जागीरदारों ने पहले उसे अपनी रहायशगाह पर बुलाया और फिर पूरी रात उस पर बाहिमाना तशद्दुद का कहर बर्पा करके हलाक कर दिया। मकतूल नाजिम जोखियों का कसूर सिर्फ ये रहा कि उसने सिंध सूबाई असेंबली के रुकून जागीरदारों और उनके सऊदी अरब से आए मेहमानों को जंगली हयात, खुसूसन तिलौर जैसे नायाब परिंदों के गैर कानूनी शिकार करने से रोकने की जसारत की और वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। यही वजह है कि समाजी कारकुन नाजिम जोखियों के बाहिमाना कत्ल को लेकर पूरी सिविल सोसाइटी में गम और गुस्से की आग भड़क रही है। को बिजली की शाटों से बेरहमी से मारा गया है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके रकम इतने थे ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इस दौरान जो MP 79 साकरों से इतनी जुल्म किया है, मेरे भाई को थ्रेट करके मुझे बुलाया घर पे। अब्दुल करीम के गार्ड ने 3-4 गार्ड थे, उन्होंने भाई के ऊपर मेरे सामने तशद्दुद किया। तो सरकारी MP है, वो सरदारी MP है। इससे बड़ी बदमाशी, इससे बड़ी दहशतगर्दी नहीं हो सकती, हुकूमती दहशतगर्दी। रात को इसके सामने तशद्दुद होता रहा उस नौजवान के ऊपर और सुबह को अजरक में डाल के लाश फेंक दी। नाजिम जोखियों के कत्ल में मुलव्विस अहम मुल्जिम PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से वाबस्ता पार्लियामेंट मेंबर जाम करीम और सिंध सूबाई असेंबली रुकून जाम उवैस को अदालत में पेश करने का दिखावा किया गया। लेकिन सिंध सूबे में हुक्मरान जमात PPP के दबाव की वजह से पुलिस और अदालत नाजिम जोखियों के कातिलों को बचाने की पुरजोर कोशिशें करती रही। इन कोशिशों के तहत रवां बरस मार्च महीने के आखिर में नाजिम जोखियों की बेवा को डरा धमका कर माफी देने पर मजबूर कर दिया गया। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने नाजिम जोखियों के खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद तेज कर दी है। उसकी शहादत जो हुई है वो दरहकीकत कुछ दिन पहले सिंध के एक वडेरे सरदार ने जिस तरह से उसका बेहमाना कत्ल किया है, उसके खिलाफ आज सारी सिंध जो है वो सरापा एहतजाज है और ट्रिब्यूट दे रही है नाजिम जोखियों की शहादत को, कि उसकी शहादत रायगा नहीं जाएगी और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उसके कातिलों को सजा नहीं मिलती और उसके गुस्सा जो है उनको इंसाफ के हासिलात तक उनकी मंजिल पूरी नहीं होती। नाजिम जोखियों की जो शहादत है वो दरहकीकत उस सरदाना निज़ाम के खिलाफ एक बगावत का आगाज़ भी हो चुका है, जो आप देख रहे हैं कि आज टाइम न्यूज़ और पंजी अखबार के कॉल पे कराची से कश्मीर तक पूरे सिंध का शऊर जो है वो जागा है और उन्होंने ये अहद किया है कि अब सिंध में नो मोर सरदारी निज़ाम। तमाम पाकिस्तानियों से अपील करती हूँ कि हम मिलकर नाजिम जोखियों के लिए
इंसाफ डिमांड करें। अगर हमारी जान और माल हमारे मुंतखब नुमाइंदों से भी महफूज नहीं है तो फिर किससे महफूज है? नाजिम जोकियों के कत्ल में MNA और MPA मुलविस थे, जिनके नाम अब मुल्जिमों की फहरिस्त से निकाल दिए गए हैं। क्या यही जमहूरियत और आईन की पासदारी है? हम ऐसा निजाम नहीं मानते जो सिर्फ ताकतवर तबके की हिफाजत करता हो। वी डिमांड जस्टिस फॉर नाजिम जोकियो। हम नाजिम जोकियो के लिए जस्टिस चाहते हैं। निजाम तुम्हारा मगर नाजिम हमारा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले गैर सरकारी इदारों के कारकुनों ने कहा कि सिंध सूबे में PPP की सूबाई हुकूमत की जानिब से मक़तूल नाजिम जोकियों के खानदान को इंसाफ दिलाने की पुरजोर यकीन दहानी कराई गई। लेकिन जिस पाकिस्तान की कानून साज असेंबलियों पर काबिज बालादस्त जागीरदार और वडेरे मजलूम लोगों को बर्बरीत का शिकार बनाना पैदाइशी हक मानते हों, वहां मक़तूल नाजिम जोकियों जैसे गरीब खानदान को इंसाफ मिलने का तसव्वुर करना बेईमानी है। ताहम वो मक़तूल नाजिम जोकियों के खून को जाया नहीं होने देंगे और नाजिम जोकियों की बेवा और उसके बच्चों को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। आखिर में एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।